Hello students, we are starting the chapter first, class 1, relations and functions, part 2. Okay, तो पार्ट फर्स्ट जो मैंने आपको बनाया था उसमें आप सभी ने देखा था रिलेशन फंक्शंस का बेसिक इंक्लूडेड था। तो रिलेशन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की थी पार्ट फर्स्ट। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है रिलेशन। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ने वाला है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो उसके लिए सेट ए एज्यूम किया 1 2 3 4 और ए क्रॉस ए मैंने निकाला, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद 8 सेल्स। तो कि ए में 4 एलिमेंट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 एलिमेंट्स आए हैं, जो कि 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन। इस टाइप से टोटल 16 कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे मिले। ठीक है, अब सबसे पहले अपन नल से, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले अपन फर्स्ट रिलेशन नल और वॉइड और एंटी रिलेशन पर समझ जाएंगे। ठीक है, सो नल रिलेशन और एंटी रिलेशन मतलब क्या होता है कि समझो आप यहाँ पर एक रिलेशन है R इक्वल्स टू A क्रॉस B, मतलब इसमें क्या होगा कि दोनों रिलेशन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। ऐसा रिलेशन है जिसको परफॉर्म करने के बाद आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे कि R इक्वल्स टू A, B इक्वल्स टू A प्लस 5 where A is element of and B is also element of। तो देखो आप B equals to A plus 5 मेरा ये रिलेशन है, तो B is equals to A किसका एलिमेंट है? सेट A का। तो सेट A में 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, तो मैं एक 1 पुट करता हूँ, तो 1 plus 5, तो B की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। पर B does not belong to set A, और इसके अकॉर्डिंग B भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर जब आपके पास आउटपुट क्या है, B is not element of it, therefore ये क्या है? एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन की। तो नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ट्राइवल रिलेशन, है ना। ट्राइवल रिलेशन बोलते हैं इसको। ओके, तो यूनिवर्सल रिलेशन जो है आपके पास, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, each and every element of set A related to each and every element of set B is called the universal relation. Okay, set A, each element of set A is related to each element of set B is known as the universal relation. ठीक है, तो अगर देखो हम यहाँ पर A को भी कॉलम A minus B is greater than equal to 0, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या है कि 0 से 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये तो सारे सेट जितने भी सेट आप लोग उनके लिए पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा दिया मॉड। ठीक है, क्या लगा दिया? मॉड। तो देखो अगर A minus B मतलब 1 minus 1 तो 0 आ रहा है, 1 minus 2 तो उसका मॉड 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। अब बात करते हैं थर्ड रिलेशन की, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन है ये? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है कि अगर वो इमेज खुद की प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट सेट में से सेलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया 1, तो उसी के सेकंड प्लेस पे वही 1 ही रहेगा, सेम एलिमेंट मिलेगा 1 1 2 2। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या कि R A कॉलन A इज एलिमेंट ऑफ A, मतलब दोनों प्लेस पे मुझे क्या मिलेगा? सेम एलिमेंट मिलेगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड गेट डाउन। Okay, so the next relation is reflexive relation. Okay, तो reflexive relation में क्या होता है? A column for every A is element। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, इन दोनों रिलेशन में डिफरेंस क्या है? तो बेटा सिर्फ एक ही डिफरेंस इसमें है ना। कुछ एग्जांपल्स में लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक सेट, एक रिलेशन है R या R का, वो क्या है? 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों से अपन चेक करेंगे। ठीक है, रिलेशन R2 वो है 1 1 एंड 2 1। एक और रिलेशन R3 वो है 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी है और कौन सा रिलेशन कुछ नहीं है, वो चेक करते हैं। तो R1 की जब बात करता हूँ तो R1 में देखो 1 1 है 2
2 है 3 3 है, ठीक है 1 1 है 2 2 है 3 3 है, ओके इसके बाद सब यहाँ पे दो एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट को लेता हूँ 2 ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये आइडेंटिटी है। कैसे, हाउ वुड आई गेट टू दिस कि आपके आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या है, a बिलोंग्स टू a, तो a कॉमा a कॉमन होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 है तो ये a बिलोंग्स टू a भी सारे जो एलिमेंट्स है a सेट में है, ठीक है। पर रिफ्लेक्सिव में क्या है, फॉर एवरी a, मतलब यहाँ पर a में क्या है 1 2 3 3 तक 4 भी तो है और यहाँ पर 4 नहीं आया। अगर यहाँ पर 4 होता आपके पास तो ये सेट ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो रही है, आइडेंटिटी रिलेशन है। नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेम कैसे, ठीक है 1 1 2 2, अब इसमें 3 और 4 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। नेक्स्ट R3 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव की सारी कंडीशन फुलफिल फॉर एवरी a इज द एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। तो 1 1 भी है 2 2 भी है 3 3 भी है और 4 4 भी है, सबके डबलेट्स अवेलेबल है, ठीक है। और दिक्कत क्या है इसमें, यहाँ 1 2 3 भी तो एक्स्ट्रा, तो जो मेरे सेट A के एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स मेरे पास अवेलेबल है, उसके अलावा कितने भी एलिमेंट्स हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, वो रिफ्लेक्सिव होगा। पर ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स ही मिलेंगे आपको, आइडेंटिटी सिस्टम में क्या आपको डबलेट्स ही मिलेंगे, और रिफ्लेक्सिव में क्या 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स ना सबके डबलेट्स हो, उसके अलावा कुछ भी हो, है ना, ये मैटर नहीं करता। ओके पॉज द वीडियो एंड डाउन। सो द नेक्स्ट रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है बेटा, a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r एंड b कॉमा a प्लस इज द एलिमेंट ऑफ r, जहां पे a और b दोनों सेट ऐसे बिलोंग कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स में लिए हैं, लिखिए पहले से मैं इनको देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं। तो देखो आप यहां पर r1 देखते हैं 1 1 का उल्टा है, ऐसे लोग इनवर्स निकालेंगे 1 2 का इनवर्स है और 2 ठीक है। तो ये तो हो गया, पर 1 का उल्टा 1 का नहीं होगा, और सेट का पता है किसी वेरिएबल को एक ही बात लिखते हैं, है ना, मतलब ये सिमेट्रिक है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं तो ये सिमेट्रिक है। अच्छा मैं साथ में यहाँ पे ये भी लेता हूं, मतलब रिफ्लेक्सिव भी लेता हूं, पहले रिफ्लेक्सिव और फिर सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं बेटा, रिफ्लेक्सिव वाला केस पढ़ा था उसमें क्या है, सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 पर यहाँ पर सिर्फ 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा क्योंकि उसका उल्टा उल्टा है, ठीक है। अब देखिए R2 1 2 का इनवर्स 2 1, ठीक है, 2 2 का इनवर्स 2 है, 2 3 का इनवर्स 3 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 2 3 का अगर मैं चेंज करूं इनवर्स तो 3 2 और 1 3 का इनवर्स 3 1, तो ये नहीं रिफ्लेक्सिव है नहीं है सिमेट्रिक है, ठीक है। नाउ R3 का 1 2 का उल्टा 2 1 है, ठीक है। 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, ठीक है। 1 1 है 2 2 है 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है और साथ में सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 3 जो है इसका इनवर्स 3 2 अवेलेबल नहीं है। चलो अब आगे की बात करते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 2 3, ठीक है। तो फिर से देखो आप, ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, फिर से 2 3 का 3 2 नहीं है, हाँ 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों है, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 और 4 का उल्टा 4 4, ठीक है। नाउ क्लास 6 में बात करता हूं, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1 का उल्टा 1 2 3 2 3 2 का उल्टा 2 3 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो सिमेट्रिक की सिंपल सी डेफिनेशन अगर अपन समझे सिमेट्रिकल रिलेशन को कैसे अगर इजीली, अगर आपका सेट गिवन है तो इजीली तो कैसे चेक कर सकते हैं। अगर एक रिलेशन आपका R और उसका इनवर्स दोनों इक्वल अगर आता है, R इक्वल टू R इनवर्स अगर आपके पास आता है तो वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, वो रिलेशन कौन सा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे समझ सकते हो आप,
आर इनवर्स निकालना तो आता है मेरे पास, अगर मेरे पास 1 2 और 2 3 है वो ये आर रिलेशन में एलिमेंट, तो मुझे अगर इसका आर इनवर्स निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा 2 1 और 3 2, मतलब x और y उनको उल्टा y को मैं x के फॉर्म में लिख देंगे तो उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ओके, उसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ कोई भी सेट आप ले लोगे है ना, जैसे कि R1 लिया है, R1 क्या है आपके पास लिखा हुआ है R1 का इनवर्स निकालो, तो 1 2 का उल्टा कितना जाएगा? 2 1 आ जाएगा, 2 1 का उल्टा कितना जाएगा? 1 2 आ जाएगा, और 1 1 का उल्टा कितना जाएगा? 1 1। तो देखो आप R1 का इनवर्स और R1 दोनों इक्वल आ रहे हैं, R1 का इनवर्स और R1 दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए तो क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। पॉज द वीडियो। रिलेशन, थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ a comma b is the element of R and b comma c is also the element of R relation, then है ना, समझना इस चीज को। a comma b is the element of R and b comma c is the element of R, then a comma c must be element of R, then it is known as transitive relation and a comma b comma c क्यों किससे बिलोंग करेंगे? सेट a से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। R1 चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो देखो a comma b मतलब 1 comma 2 में इसको लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा हुआ a comma b। ठीक है, फिर देखो फिर b comma c मतलब क्या? स्टार्टिंग 2 से होगी, तो ये 2 comma 3 सॉरी 2 comma 1 है, तो ये वो b comma c। ठीक है, देन क्या होगा? a comma c मतलब a की वैल्यू 1 है यहां पर और c की वैल्यू क्या है? तो ये a comma c तो ये 1 comma 1 है, तो बिल्कुल अवेलेबल है, मतलब ये R1 रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। ये R1 रिलेशन आपका क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर हुआ सभी को? R2 का 1 2 1 तो क्या आना चाहिए? 1 1 इसमें नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं आएगा। ठीक, फिर से बताता हूं आपको, नोट करिए। 1 2 और 2 है ना, ये ए बी है और ये बी सी, तो AC कितना होगा आपका? AC होगा 1 1, और क्योंकि 1 1 R2 में नहीं है इसलिए R2 आपका ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, R3 पे आते हैं 1 2 और 2 तो क्या है? 1 1 इसमें है। ठीक है, 1 2 और 2 3, तो 1 3 चलिए जो कि इसमें नहीं है, मतलब ये भी ट्रांजिटिव नहीं। कैसे? देखो आप, मैं इस ऑर्डर पेयर और इस ऑर्डर पेयर को कंपेयर कर रहा हूं, 1 2 और 2 3, तो क्या मिलेगा आपको? 1 और 3 मिलेगा, है ना, और 1 3 इस ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव नहीं। अगला हम बात करते हैं 1 2 3 4 4 1 2 3, तो देखो 1 इसमें देखना 1 ये ए बी हो गया, ए बी से कौन रिलेट कर रहा है? दिस, तो यहाँ पे ए और ए सी है, तो 1 2 आ रहा है, मतलब यहाँ तक ठीक है पॉसिबल। फिर अपन आते हैं 2 से लेते हैं, फिर 2 के पास 2 आएंगे, 2 आएगा, 2 के साथ आएगा 2 3। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू और ए सी की वैल्यू, तो वो भी कितना हो रहा है? 2 होगा, तो यहाँ तक भी ठीक है। हाँ, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, तो 2 3 ये भी ठीक है, यहाँ तक भी ट्रांजिटिव रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर 3 3, तो 3 से स्टार्टिंग होने वाला कोई एलिमेंट है नहीं, 4 4 से स्टार्टिंग होने वाला कोई एलिमेंट है नहीं। ठीक है, फिर 1 2 का आता है 1 2 1, तो 1 1 है, फिर 1 2 और 2 1 2 और 2 तो ये ए और ए सी, मतलब क्या चाहिए आपको? 1 3 चाहिए, और क्योंकि 1 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है नेक्स्ट तक आप देखो, है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक दो रिव्यूज का चेक कर लिया और वो रूल फॉलो करने से मतलब आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको सारे एलिमेंट के लिए ये रूल चेक करना पड़ेगा कि a b is element of R and b c is element of R, therefore a c must be the element of R। यहां पर आप देखिए 1 2 मतलब ये a b आपका है, ये b c, तो a और c कितना है? 1 3, तो 1 3 आपके इस R4 में कहीं से कहीं तक नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं। फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला ट्रांजिटिव है, कैसे हो सकता? ठीक है, तो देखो कब बोला है, समझते हैं। अब
इसमें आप फिफ्थ वाला में बोलोगे सर इसमें तो नहीं से सर ए कोमा भी तो है पर बी कोमा सी तो है ही नहीं, है ना। तो यही कंडीशन है, अगर बी कोमा सी है ही नहीं, बी कोमा सी है ही नहीं तो वो ट्रांजिटिव है। 1 कोमा 2 कोमा 2 3 कोमा 3 4 कोमा 4 ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, हमेशा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हुआ है ना, हमेशा नहीं बोलोगे रिफ्लेक्सिव अगर है तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 कोमा 2 आ जाता और यहाँ पर 2 कोमा 3 आ जाता तो देखो आप 1 3 है ना, तो हमेशा ये रिफ्लेक्सिव रहेगा उस साइड पे और ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव नहीं होता है, कुछ केस में होता है, ठीक है। ओके चलो, तो देखो यहाँ 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 4 दिस इज द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों को फॉलो कर रहा है। और ऐसा रिलेशन जो इन तीनों रिलेशन को फॉलो करता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, so R5 is an equivalence relation because it satisfies the conditions of equivalence relation, that is it follows the rules for reflexive, symmetric and transitive. Now R6, the relationship is 1 2 3 4 4 2 1 2 3 ठीक है। इसको देखते हैं, देखो 1 सबसे पहले 1 लेता हूं, तो जो स्टार्टिंग करने वाले कौन सा है 1 तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा 1 हां, तो यहां तक फॉलो होगा, ठीक है। फिर स्टार्टिंग करने वाला तो ये नहीं, फिर 2 लेता हूं, तो स्टार्टिंग 2 वाले कितने हैं 1 तो 2 सॉरी 2 आया 2 यहां पर 2 तो क्या मिलेगा आपको a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, तो 2 मिलेगा बिल्कुल यहां तक भी फॉलो होगा। फिर 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला है 3 तो देखो a 3 और c 2, तो यार 3 तो यहां तक भी रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। 4 तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं यहां पर, ना 2 तो 2 1 को जब मिलेगा आपको तो ये मिलेगा 1 ठीक है। 2 1 तो 1 2 तो क्या मिलेगा मुझे 2 मिलेगा, हाँ ये भी इसमें है 2 इसमें अवेलेबल है, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ इसको 1 ठीक है, तो 1 को दूंगा मैं, तो 1 तो ये 2 हो जाएगा। 3 में लेता हूँ तो मुझे 2 मिलेंगे, एक तो कौन सा 2 और एक कौन सा 2 ठीक है। तो यहाँ पर एक है 3 और सी कितना है 2, 3 ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर एक कितना है 3 और सी कितना है 1, तो देखो इसमें 3 अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर सभी को? तो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तीनों के साथ क्लियर हो गए। ओके, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है आपका वो क्या होता है कि उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है उल्टा उल्टा, ठीक है। a कोमा b और b कोमा दोनों प्रेजेंट है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव if a कोमा b is an element of R and b कोमा c and b कोमा c is also an element of R, then there must be an element a कोमा c in the relation, ठीक है। और अगर सिर्फ आपके पास एलिमेंट में a कोमा b ही है, b कोमा c नहीं है, b कोमा c है ही नहीं, तो भी वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। क्लियर सभी को पॉइंट? ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एग्जांपल करते फिर अपने इसके बाद। ओके, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, दिस एग्जांपल नंबर 3 इन योर बुक। तो देखो बेटा यहां पर आपको रिलेशन गिवन है, R इज द रिलेशन बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2, है ना। और वो रिलेशन क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके, रिलेशन आपका क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब आपको शो क्या करना है कि जो रिलेशन है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। To prove that the relation is symmetric but not reflexive nor transitive, तो देखते हैं अपन फर्स्ट बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, सेल्फ, इसको हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य। क्या बोलते हैं, स्वतुल्य, मतलब स्वयं से तुलना। हिंदी का इसको अपन प्रॉपर्ली समझे तो स्वयं से तुलना, ठीक है। तो L1
क्या L1 के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल नहीं, L1 is not perpendicular to L1, therefore it is not a reflexive relation, मतलब ये relation reflexive नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करता हूं, ठीक है। L1 is perpendicular to L2, okay, then L2 is also perpendicular to L1, that is right, इसलिए सिमेट्रिक है। थर्ड, ट्रांजिटिव, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, है ना। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि आपका L1 is also perpendicular to L3 होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और ऐसा नहीं हो। देखो दो केस बनेंगे इसके, है ना, दो केस बनेंगे। पहला केस हो क्या, ये देखो ये L1 ये L1 L2 के परपेंडिकुलर है और ये L3, तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये सही होगा, है ना। ये कंडीशन क्या होगी? सही। पर आप देखो यहाँ दिस इज द लाइन L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके पास L1 और L3 पैरेलल आ रहे हैं, ना कि परपेंडिकुलर। तो अगर एक भी कंडीशन में ये प्रॉपर्टी प्रूव नहीं हो रही है, मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।